नेक्स्ट है डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम डिफोरेस्टेशन होती है, फॉरेस्ट को जो है वो क्लियर कर दिया जाता है, तो वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर क्या असर होता है, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर होता है, विलेजेस रूरल रूरल एरिया जो है उनके ऊपर क्या असर होता है, सिटीज़ अर्बन एरियाज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, अर्थ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो आंसर देखिए अब आप। सबसे पहला है इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिफोरेस्टेशन ऑन वाइल्ड एनिमल्स। अगर वाइल्ड एनिमल्स को फॉरेस्ट ना मिले तो क्या होगा। डिफोरेस्टेशन जो है, डिफोरेस्टेशन के बारे में बताया है कि डिफोरेस्टेशन क्या है। रिमूवल ऑफ ट्रीज और अदर वेजिटेशन फ्रॉम एन एरिया फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड अदर पर्पसेस। कह रहा है कि अगर फॉरेस्ट में से ट्रीज को काट दिया जाता है, अदर वेजिटेशन को काट दिया जाता है उस एरिया से, ठीक है, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए या एग्रीकल्चर का कोई काम करने के लिए या और कोई किसी पर्पस के लिए, तो उसको हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन फॉर्म द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स। कह रहे हैं कि जो ट्रीज होते हैं और उस जगह का जो वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन मतलब कि हरे पौधे, जो और भी उसके साथ ट्रीज के साथ जो नीचे छोटे छोटे पौधे होते हैं, वेजिटेशन होता है, वो बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट होता है, दैट फॉर्म द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स। हियर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज डिस्ट्रॉयड, देयर नंबर्स शुड ऑटोमेटिकली डिक्लाइन। कह रहा है कि अगर अगर जो है अगर जो है फॉरेस्ट ही ना रहे तो फॉरेस्ट में रहने वाले जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका नंबर तो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, उनका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। सेकंड है इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है डिफोरेस्टेशन का। प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर। प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, वो एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। इफ़ प्लांट्स आर डिस्ट्रॉयड, अगर प्लांट्स ही ना रहे तो लेवल जो है CO2 का एटमोसफियर में वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण एज अ रिजल्ट CO2 विल ट्रैप मोर हीट रेडिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत सारी हीट रेडिएशंस को ट्रैप कर लेगी, देयर बाय एडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, दैट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जो इंक्रीज होगा टेम्परेचर में, जो अर्थ का टेम्परेचर है जब बढ़ जाएगा तो उससे नेचुरल वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि चेंज आने लगेगा रेनफॉल पैटर्न में। दिस कुड लीड टू अ फ्लड्स और ड्राउट। कह रहे हैं कि इससे जो है क्या होने लगेगा, या तो फ्लड्स आने लगेंगे या फिर सूखा पड़ने लगेगा, ड्राउट्स होने लगेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन विलेजेस। विलेजेस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। कह रहे हैं कि जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स ही नहीं रहे तो जो टॉप लेयर होगी सॉइल की वो रिमूव हो जाएगी। टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विल easily removed by the action of high speed winds और water flow। ठीक है, अगर जो है जो पौधे होते हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं उनको पकड़ के रखती हैं। ठीक है, मिट्टी ऐसे जो है वो होल्ड रहती है। अगर बहुत ज़्यादा हवा आती है, अगर बहुत ज़्यादा पानी आता है तो उसकी वजह से जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है। दस डिफोरेस्टेशन इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन। कह रहे कि इसलिए कहते हैं कि अगर डिफोरेस्टेशन हो जाती है तो उससे जो है सॉइल इरोजन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ तक लिखना आपने। देन उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन अ सिटीज़। सिटीज़ के ऊपर क्या अफेक्ट होता है इसका। ठीक है, डिफोरेस्टेशन इन सिटीज़, यहाँ से लिखना, डिफोरेस्टेशन इन cities can increase the risk of many natural calamities such as the floods, droughts in that area। ठीक है, सिटीज़ में जो है अगर डिफोरेस्टेशन हो जाए, ठीक है, जो सिटीज़ में थोड़े बहुत जो जंगल हैं आसपास वो कट जाएं तो उसकी वजह से फ्लड्स आने लगेंगे और ड्राउट्स होने लगेंगे। इट कैन लीड टू अ ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी और इंक्रीज जो है लेवल, इसका CO2 का लेवल जो है उसमें इंक्रीज आने लगेगा।
ठीक है, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन डिस्टर्ब द नेचुरल वाटर साइकिल ऑफ एन एरिया। ये जो इंक्रीज है टेम्परेचर में, इससे नेचुरल वाटर साइकिल जो है उस एरिया का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देन उसके बाद है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो है क्या इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का। ठीक है, आप सब जानते हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाए, अगर जो है उसमें जो है डिसर्टिफिकेशन के चांसेस हो जाएं, ड्राउट्स और फ्लड्स की चांसेस हो जाएं, तो क्या होगा धरती के ऊपर। धरती के ऊपर जो है सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और इंटायर नेचुरल वाटर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। बेटा ये सारे के सारे आंसर जो हैं वो यही इंडिकेशन कर रहे हैं कि CO2 का इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, सभी आंसर्स में एक जैसा ही जो है वो व्यू है कि CO2 इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा तो बाकी सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, इंटायर वाटर साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जा रहा है। ठीक है, जिससे जो है नेचुरल कैलामिटीज़ का रिस्क बढ़ जा रहा है। देन उसके बाद जो है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन इज़ अ स्लोली चेंजिंग अवर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। कह रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन होने के कारण हमारा जो वातावरण है, इन्वायरमेंट का जो कंडीशंस हैं वो धीरे धीरे चेंज होने लगती हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, और इससे ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्राउट, फ्लड्स, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स ये सब बढ़ जाती हैं। एज अ रिज़ल्ट जो नेक्स्ट जनरेशन है विल हैव टू फेस सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आने वाली जनरेशन को जो है वो इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान है। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है क्वेश्चंस, व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज। अगर हम पेड़ों को काट देते हैं तो क्या होता है। जो सेम चीज़ आपने ऊपर याद की है ना क्वेश्चंस के आंसर्स में, वही जो है बातें इसमें भी आ सकती हैं। द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब्ड, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड। घुमा फिरा के वही चीज़ें पूछी गई हैं बार बार। ठीक है, सो आंसर लिखना है आपने इसका, 3 क्वेश्चंस के आंसर। सो इसमें देखिए, इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज द नेचुरल हैबिटेट, ये देखिए अगर आप पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, अब इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम पेड़ों को काटते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैनी एरियाज विल बी सीवरली अफेक्टेड। तो इसके कारण जो है बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत सारे एरिया की वो अफेक्टेड हो जाती है। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर देयर विल बी एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है और नेचुरल वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और रेनफॉल पैटर्न्स में भी चेंज आने लगता है और जिसकी वजह से फ्लड और ड्राउट हो जाते हैं। दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है और नेचुरल कैलामिटीज और डिसर्टिफिकेशन होता है। बेटा 4-5 चीज़ें तो दिमाग में बांध ही लो ना कि अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, तो एक तो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट जो है वो प्रभावित होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नेचुरल वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, रेनफॉल पैटर्न चेंज होंगे, फ्लड्स आएंगे, ड्राउट्स होंगे। ठीक है, सॉइल इरोजन होगा, नेचुरल कैलामिटीज होंगी। ये 5-6 चीज़ें रट लो इस लेसन में, ताकि जो है वो याद रहे आंसर में लिखना क्या है। देन उसके बाद है द हैबिटेट ऑफ एनिमल प्रोवाइड्स इट विद नेसेसिटीज सच एज द शेल्टर, फूड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ना, द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब्ड। अगर जो एनिमल है उस एनिमल का जो है वो हैबिटेट जो है, उसका घर जो है वो जहाँ पे वो रहता है वही जो है वो ख़त्म हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या होगा। द हैबिटेट ऑफ एनिमल प्रोवाइड इट विद नेसेसिटीज़। ठीक है, हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि हैबिटेट में कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जैसे शेल्टर होता है, फूड होता
है उसका, एनिमल का प्रोटेक्शन होती है उसको, ठीक है। अगर उसका शेल्टर ही ना रहे, उसका फूड ही ना रहे, उसकी प्रोटेक्शन ही ना रहे तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, इफ द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब्ड देन इट विल बी फोर्स टू गो टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो अपने हैबिटेट को छोड़कर दूसरे किसी हैबिटेट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीना तो एनिमल को है ही, तो दूसरे किसी हैबिटेट में जाएगा, वहाँ पे फूड और शेल्टर लेने की कोशिश करेगा। द एनिमल, इसके कारण अगर एनिमल दूसरे किसी हैबिटेट में जाने की कोशिश करेगा तो मे बी उसको कोई और अदर एनिमल जो है वहाँ पे किल कर दे। ऐसा भी होता है ना, जंगलों में अक्सर ऐसा होता है कि जो एनिमल्स जो हैं वो एक जगह पे रहते हैं, अगर वो किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो दूसरे एनिमल उनको मार देते हैं। द एनिमल कुड गेट किल्ड बाय अदर एनिमल्स इन दिस प्रोसेस। कह रहे हैं कि एनिमल जो हो सकता है कि वो जो है उसको दूसरे एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म कर सकें नहीं, कर देंगे, ठीक है। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड। अगर क्या होगा, वट विल हैपन इफ, कह रहे हैं कि अगर टॉप लेयर जो है सॉइल की, सॉइल होती है ना, मिट्टी होती है, उसकी ऊपर वाली लेयर जो है जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती है, अगर वो ही ना रहे तो पौधों के ऊपर जो है वो क्या असर होगा, ठीक है, क्या होगा। देखिए आंसर में, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड देन इट विल ग्रेजुअली एक्सपोज द लोअर लेयर ऑफ सॉइल। ये ग्रेजुअली क्या करेगा, लोअर लेयर जो है सॉइल के ऊपर जो लेयर है अगर वो एक्सपोज हो जाती है तो जो नीचे जो लेयर होगी वो और भी ज़्यादा ऊपर को आने की कोशिश करेगी। और नीचे कौन सी लेयर होती है, हार्ड एंड रॉकी नेचर की होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज लेस फर्टाइल। जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो तो चली गई, पानी के साथ बह गई, और नीचे बची हमारे पास रॉकी लेयर। तो रॉकी लेयर में जो है वो इतनी ज़्यादा न्यूट्रिटिव नहीं होती, लेस फर्टाइल होती है, इसमें जो है वो लेस ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ऊपर वाली लेयर में ह्यूमस काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो कॉन्टिन्यूड सॉइल इरोजन विल मेक द लैंड बेरन और इनफर्टाइल। कह रहे कि अगर कॉन्टिन्यूड सॉइल इरोजन होगा तो उससे जो है वो लैंड जो है वो इनफर्टाइल रहेगी। तो यहाँ तक आज आप कर लीजिए, नेक्स्ट जो है कल करते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ तक सभी बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन आंसर उतार लेंगे कॉपीज पे। थैंक यू।